हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मॉक टेस्ट पेपर पे है एंड हमने 2022 के सारे मॉक टेस्ट पेपर रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लिए हैं। ओवरऑल 2022 में 4 मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए थे, सब पे हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है और देख लो वो सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। सेम क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब हम लोग 2021 के भी 4 मॉक टेस्ट पेपर है जिन पर डिस्कशन कर लेते हैं। आफ्टर दैट 2020, 19 एंड 2018 पे भी डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा सेशन नवंबर 2021 के मॉक टेस्ट पेपर पे है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ABC लिमिटेड एज फॉलोज। अब देखो यहाँ पे सैलरीज दी हुई है एम्प्लॉयज़ की, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 50, बिलो 100, बिलो 1000। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद सैलरीज मोर देन 50,000। आपको बताना है कि 50,000 से ज़्यादा कितने लोगों की सैलरी है। देखो 50,000 से कम तो हमें पता चल गया कि 65 है, मतलब बिलो 50। बाकी जितने भी लिखे हैं जैसे बिलो 100, बिलो 1000, तो ओवरऑल 65 ऐसे लोग हैं जो कि बिलो 50 हैं। अब बिलो 100 में ये 65 भी इंक्लूडेड होंगे बट 50 प्लस वाले भी इंक्लूडेड होंगे। वैसे बिलो 1000 में ये 65 भी इंक्लूडेड होंगे और बाकी 50,000 प्लस वाले भी होंगे। तो सिंपली क्या करना ना कि बिलो 1000 और बिलो 50 का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना, और ये जो डिफरेंस आएगा ये वो लोग हैं जो कि 50,000 से ज़्यादा सैलरी अर्न कर रहे हैं। सिंपल है ना, क्योंकि 123 में 65 ऐसे लोग हैं जो बिलो 50,000 अर्न कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस बाकी जो रिमेनिंग है वो 50,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा डी 58। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, बेसिकली इसके फीचर्स बताए हुए हैं। इट शुड बी एम्बिगियसली डिफाइंड, इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, नन ऑफ दीज। अच्छा, जो पॉइंट्स हमने बताए थे उसमें सिंपल टू कंप्यूट तो था, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन भी था, बट एम्बिगियसली डिफाइंड नहीं था। क्योंकि एम्बिगियसली का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा जब मीनिंग होती है, मतलब हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, और हमने बताया था कि इट शुड बी रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है कि जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कोई सिंगल इंटरप्रिटेशन या सिंगल मीनिंग आनी चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए क्राइटेरिया नहीं है फॉर आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। टेम्परेचर इन इंडिया है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 to 5 डिग्री, 5 to 10 डिग्री एंड सो ऑन। प्रॉफिट ऑफ कंपनी एक्स, प्रॉफिट भी कभी भी लिखेंगे तो 0 to 10,000, फिर 10,000 to 20,000, तो ये भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, अ पर्सन्स हाइट। अब जब हम हाइट की बात करें तो हाइट किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकती है, 4 फीट हो सकती है, ये 4'1" हो सकती है, 4'2" हो सकती है, तो इसी तरीके से लिखेंगे कि 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, तो ये भी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। बट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट सी हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, at ABC Limited, the average age of employees is 36. Average age of male employees is 38, फीमेल की 32 है। Find the ratio of female to male in the company. तो हम ये मान लेते हैं कि जो मेल मेंबर्स हैं वो 100 है, तो फीमेल कितनी हो गई, 100 माइनस एक्स। बस अब कंबाइन मीन का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, 36 इज इक्वल टू 38x प्लस 32 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा 3600 is equal to 38x प्लस 3200 माइनस 32x। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 400, माइनस करने पे 400 इज इक्वल टू 6x। तो इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएगी 66.67। क्लियर? मेल कितने आ गए, 66.67, तो नो डाउट फीमेल कितनी होंगी, 33.33। अब हमसे क्वेश्चन में रेशियो बोला है, फाइंड द रेशियो फीमेल टू मेल, तो फीमेल टू मेल का रेशियो कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स इन क्लास इज 162 सेंटीमीटर while for boys is 182 centimeter. The ratio of number of girls is to boys is 1:2. Find the mean height of the whole class. आपको mean height का कैलकुलेशन करना है। अब हम ये मान लेते हैं, अब देखो क्योंकि हमारे पास रेशियो दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो गर्ल्स कितनी हो गई x
और बॉयज़ कितने हो गए 2x। बस अब मीन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू गर्ल्स के लिए जो गर्ल्स की हाइट है उसका मीन दिया है 162 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बॉयज़ के लिए दिया है 182 मल्टीप्लाई बाई 2x। और जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ है वो कितनी है x प्लस 2x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 162x प्लस 364x डिवाइडेड बाई 3x और 526x डिवाइडेड बाई 3x। x कट जाएगा और हमारे पास जो फाइनल मीन आएगा वो आएगा 175.33 सेंटीमीटर, जो कि देखो हमारे पास ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है और ना ही कोई अप्रॉक्स आंसर दिया है। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, इन द इक्वेशन दिस क्वार्टाइल डेविएशन फॉर y इज 3, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। अब अगर हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें, मतलब डिस्पर्जन की बात करेंगे, तो डिस्पर्जन में सिंपली एक प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये कभी ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इससे मतलब तो है नहीं, ओरिजिन है, सिर्फ हमें स्केल से मतलब है। यहाँ हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन y इज इक्वल टू मॉड b। क्यों? क्योंकि हमें b के साइन से मतलब नहीं होता और क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y हमारे पास गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन x निकालना था। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन x। यहाँ पे y की वैल्यू रख दो जो कि 3 दिया है, तो 3 इज इक्वल टू 4/2 क्वार्टाइल डेविएशन x और क्वार्टाइल डेविएशन x कितना हो जाएगा 6/4। क्लियर? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 1.5। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। अभी हमने बताया कि ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फाइंड D6, मतलब आपको डिसाइल 6 कैलकुलेट करना है फॉर द ऑब्जर्वेशन। अब देखो डिसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल सबके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना होगा एंड आफ्टर दैट आप सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20। अब देखो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो D6 का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है 6 n जो कि 10 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10। ये हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 10 और हम कह सकते हैं 6.6 टर्म। तो सबसे पहले देखो कि 6th टर्म कौन सा है 10, तो जो भी वैल्यू आएगी नो डाउट वो 10 से ज़्यादा होगी। ये आया मेरा 6.6 टर्म, जो कि आएगा 6th टर्म कितना हो गया 10 प्लस 0.6 और फिर हमने क्या बताया कि 7 में से आप 6 टर्म माइनस कर दो 4। बस इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 12.40, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if all the observations are decreased by 4, find the relation between new standard deviation and old standard deviation। जो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन है वो किसके बराबर होगा, ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के। क्यों? क्योंकि जब भी हम हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं सेम नंबर से, तो हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए हमने बताया कि अगर आपने हमारा डिटेल डिस्कशन सेशन देखा है ना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है अपने डिस्कशन सेशन क्लास में कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, √n² - 1 डिवाइडेड बाय 12। अब मेरे पास इसकी वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 2 दिया हुआ है ना, बस आप इसको सॉल्व कर लो। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे तो ये हो जाएगा n² - 1 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 4 और फर्दर सॉल्व करने पे आएगा n² - 1 इज इक्वल टू 48। अब 1 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो 49 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-7, दैट इज करेक्ट आंसर होगा A 7। नेक्स्ट,
फाइंड द वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 2 अगर स्टैंडर्ड डिविएशन x का दिया है। सिंपली हम लोग को क्या करना है कि ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और फर्दर स्टैंडर्ड डिविएशन y इज इक्वल टू मॉड b स्टैंडर्ड डिविएशन x। मेरे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन x दिया हुआ है 4, तो सिंपली स्टैंडर्ड डिविएशन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। अच्छा, आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है वेरिएंस, तो ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन y आया ना, इसका वेरिएंस निकाल लो। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इफ द वेरिएंस ऑफ x इज गिवन एंड मीन ऑफ x इज गिवन, तो क्या हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे पास मीन दिया है, हाँ मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी स्क्वायरिंग करके स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कि आएगा 12.19। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 12.19 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 30.475, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 30.48। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14.4। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 16.5, तो आपको नेक्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, सिंपली मेरे पास यहाँ पे मीन दिया हुआ है, ये मान लो ये कंबाइंड मीन है, इज इक्वल टू फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का कितना दिया है मीन 16.5, और जो फॉर्मूला होता है कंबाइंड मीन का वो क्या होता है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। हमने बताया भी हुआ है अपने डिस्कशन सेशन क्लास में। तो यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 16.5 प्लस नेक्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन का हमें मीन नहीं पता है, तो हम उसको x ले ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10। बस आप इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बहुत ही ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। यह आएगा 78 इज इक्वल टू 6x और x इज इक्वल टू 78 इज इक्वल टू 6x, तो x कितना हो जाएगा 13। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास बी। नेक्स्ट, इफ द रेट्स return from 3 different shares are given, the average rate of return will be, simply mean calculate करने बोल रहा है तो 100 plus 200 plus 400 divided by 3 कर देंगे और 700 divided by 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 233.33%, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, for a 4 multiplied by 7 classification of bivariate data, the maximum number of conditional distribution is, ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो वो क्लास आप लोग ज़रूर से कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाइवेरिएट डेटा से रिलेटेड जो क्लास हमने अपलोड की है वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भी प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 11, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, the coefficient of correlation between two variables x and y is a simple geometric mean of two regression coefficient। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, देयर आर 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर पी एंड क्यू, मेरे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है पी एंड क्यू का 0.5। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ m एंड n। अब देखो हमेशा याद रखना कि हमने पहले भी बताया है कि अगर r p q का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.5 है तो आर एम एन का भी कितना होगा 0.5, क्योंकि यहाँ पे कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ साइन चेंज होता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -3p प्लस 2 और m इज इक्वल टू p -2/3 डिवाइडेड बाय -1/3। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप। वैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक स्लोप मेरा आ गया -1/3। वैसा भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6n इज इक्वल टू -2q प्लस 1 और n इज इक्वल टू -2/6q प्लस 1/6। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, वैसे हमने इस पर डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पे q चाहिए सिर्फ हमें, यहाँ हो जाएगा माइनस, देख लो 1/6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 6/2 होल डिवाइडेड बाय -6/2। ये कट जाएगा, ये जो फाइनल बचेगा वो होगा q माइनस
1/2 डिवाइडेड बाय -6/2। तो मेरे पास एक तो स्लोप आ गया था -1/3 और एक स्लोप आ जाएगा -6/2, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, -3। अब क्योंकि मेरे पास जो दोनों स्लोप की वैल्यू है वो माइनस में है, तो नो डाउट आर एम एन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। और ये टॉपिक ना हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जब हमने कोरिलेशन चैप्टर पढ़ाया था। तो अगर अभी तक ये टॉपिक आपने नहीं कवर किया तो ज़रूर से कवर कर लो, क्योंकि हमने बताया था कि कभी कभी एक एक क्वेश्चन आ जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो अगर ये टॉपिक क्लियर होगा तो बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर एक स्लोप माइनस होता और एक स्लोप पॉजिटिव होता तो उस केस में आंसर -0.5 आता। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 0 तो नो डाउट रिग्रेशन लाइन्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर। बिलो स्कैटर डायग्राम शोज व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन। अब बिलो की बात कर रहा है ये इस तरीके से, तो बिलो स्कैटर डायग्राम आपको क्या शो करेगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर अपर होता तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता। नेक्स्ट, number of defects in clothes a garment showroom will form a Poisson distribution, normal distribution, binomial distribution cannot be determined। अगर number of defects है, अब क्योंकि clothes है उसमें defects की बात कर रहा है, तो ये तो यहाँ हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को शो कर रहा है। नेक्स्ट, इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स, जहाँ ई एक्स दिया है ई वाई दिया है, हमें ई एक्स वाई का कैलकुलेशन करना है। तो सिंपली अगर ई एक्स वाई का कैलकुलेशन करना है तो ई एक्स मल्टीप्लाई बाय ई वाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉसेस रिजल्ट्स इन हेड्स ओनली। तो अब देखो हेड्स आने के लिए सिर्फ हेड की बात कर रहा है, तो हेड कितनी बार आएगा, चाहे तो हेड आ सकता है चाहे टेल आ सकता है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार। और हमने जो कॉइन है उसको कितनी बार टॉस किया, 6 टाइम्स। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स आएगा वो कितना आएगा, 464। तो ओवरऑल इस 64 में ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स ये कितने हैं, 64। इसमें से फेवरेबल आउटकम आने के चांसेस कितने हैं, 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 64 आंसर हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। फाइंड द टू नंबर्स इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 10 and 6 रिस्पेक्टिवली। तो अब देखो अरिथमेटिक मीन मतलब क्या हो गया, a+b/2, जिसकी वैल्यू दी हुई है 10, और हम कह सकते हैं a+b इज इक्वल टू 20। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ab√ab इज इक्वल टू 6 और ab इज इक्वल टू 36। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेरे पास दो इक्वेशन आया, पहले में है कि दोनों नंबर को ऐड करके 20 आ रहा है और दूसरे में है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ना ऑप्शन ही चेक कर लेंगे। इसको ऐड करेंगे तो 12 आएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकेंड देखो 12 + 8 कितना होगा, 20 होगा, बट 12 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा, 96, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13, ये भी इनकरेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 18 + 2 दिया है, इसको हम ऐड करेंगे तो 20 आएगा 18 + 2 को, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो इस तरीके से एग्जाम में भी आप लोग डायरेक्ट चेक कर लेना, क्योंकि पूरा सॉल्व करने का सेंस नहीं बनेगा जब एमसीक्यूज है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, इन्फिनाइट और ए और बी, कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने जैसे देखा है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बायनॉमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल, तो कुछ उसमें कॉन्टिन्यूअस है कुछ डिस्क्रीट है। नेक्स्ट, in a certain Poisson frequency distribution the probability corresponding to 2 success is half the probability corresponding to 3 success. The mean of the distribution is, अब क्योंकि Poisson में हमसे मीन की बात कर रहा है तो हमें m कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू 2 सक्सेस, ये किसके बराबर है, हाफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग टू 3 सक्सेस। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो और हमें आंसर क्या चाहिए, मीन चाहिए, दैट इज m की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला हम लोग को पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, e टू द पावर -m, m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर -m, m टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये कट गया,
ये भी हमें पता है कटेगा, सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ पे m बचेगा। तो m क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा A 6। नेक्स्ट, द नॉर्मल कर्व इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल और ऑल ऑफ दीज। नो डाउट सिमेट्रिकल। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने बताया भी था कि बाय पैरामेट्रिक प्लस डिस्क्रीट की अगर बात करें तो आंसर होगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में तो सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है m, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बाय पैरामेट्रिक होता है बट वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q3 दिया हुआ है, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो अब देखो Q1 का जो फॉर्मूला है सिंपल है, फॉर्मूला है म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरे पास Q1 की वैल्यू दी हुई है तो हमने Q1 की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से जो Q3 का फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब Q3 की भी वैल्यू दी हुई है 78.86 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कट जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 म्यू इज इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आएगा 133.86। बस म्यू की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 66.59। ठीक, 66.59। और हमें पता है कि अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि उसमें मीडियन फाइंड आउट करने बोला है, तो जो मीन आ रहा है वही क्या होगा, मीडियन भी होगा, वही मोड भी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा C 66.69, वो अप्रॉक्स आंसर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ x हैविंग द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन। मेरे पास डेंसिटी फंक्शन दिया है, इसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन भी किया हुआ है बाकी मॉक टेस्ट पेपर में। तो नो डाउट ये जो 10 है ये किसको डिनोट करा है, म्यू को, और करेक्ट आंसर भी होगा 10। नेक्स्ट, one card is drawn from pack of 52. What is the probability that it is a king or queen? Next, one card is drawn from a pack of 52. What is the probability that it is a king or queen? अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/52, क्योंकि एक पैक में 4 किंग होता है, और वैसे क्वीन के लिए भी 4/52। अब सिंपली हमसे और बोला है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना आएगा, 8/52। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये जगह 2/13, दैट इज करेक्ट आंसर होगा B 2/13। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 वेडनेसडे, ये भी हमने बताया हुआ है, लीप ईयर है तो 366 डेज होगा, जिसमें 52 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 364 डेज। तो ठीक है, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं, बाकी जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचा है ये वेडनेसडे तो हो ही सकता है ना। इसका हमने पूरा बताया था कैलकुलेशन की, मान लो संडे मंडे हो, ये 2 दिन मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से जब आप पूरा पेयर करोगे ना तो ओवरऑल जो पेयर बनेगा वो 7 पेयर बनेगा, और उसमें 2 बार वेडनेसडे आने के चांसेस हैं। तो करेक्ट आंसर होगा A 2/7। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर में दिए हुए हैं, और हमने पहले के मॉक टेस्ट पेपर में इसको अच्छे से समझाया भी है। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड टेल्स ऑल्टरनेटिवली इज। अब 6 टाइम अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो, मान लेते हैं पहले हेड आएगा तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यही होगा, या टेल हेड टेल हेड टेल हेड, यही ना बोल रहा है ऑल्टरनेटिवली। तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं, और अगर आप कॉइन को 6 टाइम टॉस करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। क्यों, क्योंकि एक बार जब आप कॉइन टॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आइदर हेड और टेल। इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 64। क्लियर। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 64, और फेवरेबल आउटकम्स है वो है 2। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/32, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, 2 different dice are thrown simultaneously, then the probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of dice 9 is। आपने 2 डाइस फेंका, एग्जैक्टली कितना आना चाहिए, 9। ये फर्स्ट डाइस है, ये दूसरा डाइस है, मान लो इसमें 1 है इसमें 1 है, तो क्या एग्जैक्टली 9 है, नहीं। तो हमें ऐसे सेट करना है कि वैल्यू हर बार कितनी आए, 9। तो 1 के साथ 6 तक ऐड करेंगे, नहीं आएगा। 2 के साथ 6 तक ऐड करेंगे, क्योंकि मान लो फर्स्ट डाइस में 2 है और सेकंड डाइस में मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6, तो भी 8 होगा। फिर 3 के साथ 6, ये हो जाएगा 9।
4 के साथ 5 क्या आएगा 9, और क्योंकि हमें एग्जैक्टली 9 बोला है, सम ऑफ 2 नंबर अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइज इज 9, तो 4 + 6 अगर कर दो तो कितना आएगा 10, मतलब ये सही नहीं है। अब 5 के साथ 4 = 9 और 6 के साथ 3 = 9, तो जो प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल आउटकम्स की वो कितनी है 4, और अगर हम लोग 2 डाइस थ्रो करें तो 6 × 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, या मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 36, तो 4 / 36 और 1/9, तो करेक्ट आंसर होगा बी 1/9। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बिलो, सिंपली एक्स और px दैट इज fx दिया है, मल्टीप्लाई कर लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड निकल जाएगी, ठीक है, जो जाएगा 0.25, सबको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, मतलब हम लोग को सिंपली क्या निकालना है ना, समेशन निकालना है ex का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लो और सबको ऐड कर दो, इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 7.55, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट a bag contain 4 red and 5 black balls, another bag contain 5 red and 3 black balls. If one ball is drawn at random each bag, then the probability that 1 red and 1 black is, ये सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा कि अब ये कह रहा है कि हर एक बैग से, फर्स्ट बैग से भी और सेकंड बैग से भी हम एक एक बॉल विड्रॉ कर रहे हैं, और हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 रेड और 1 ब्लैक की। तो मान लेते हैं जो हमने फर्स्ट टाइम बैग से ड्रॉ किया, इसमें से अगर 4 रेड आई तो इसमें से 3 ब्लैक आएगी, और इसमें से फर्स्ट बैग में से मान लेते हैं ब्लैक बॉल अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो सेकंड में से रेड बॉल ड्रॉ करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेड और एक ब्लैक की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 रेड 5 ब्लैक, मतलब ये 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेड 3 ब्लैक बॉल 8, तो ये हो जाएगा 12 + 25 = 72 डिवाइडेड बाय 72, और 37 डिवाइडेड बाय 72, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अगर लास्प्रेज इंडेक्स मेथड दिया है और पैशेज इंडेक्स नंबर दिया है तो आपको फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालना है। फिशर्स इंडेक्स नंबर कितना होता है, √ लास्प्रेज इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय पैशेज इंडेक्स नंबर, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जगह 250 मल्टीप्लाई बाय 160, आप सीधे सीधे इसका √ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर आएगा 200, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर, नो डाउट फिशर्स इंडेक्स नंबर को हम लोग आइडियल मानते हैं। नेक्स्ट, द सर्कुलर टेस्ट, ये बेसिकली किसका एक्सटेंशन है, टाइम रिवर्सल टेस्ट का। सर्कुलर टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय, इसको कौन सेटिस्फाई करता है, लास्प्रेज नो, पैशेज नो। The simple geometric mean of price relative and weighted aggregative with fixed weight, यही as it is हमारे इंस्टीट्यूट के मैट में दिया भी है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन अ प्लेस हैव डिक्रीज बाय 30% ओवर द बेस्ड पीरियड प्लेसेस, देन द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट प्लेस इज, नो डाउट अगर हम लोग बेस इंडेक्स की बात करें तो वो 100 ही माना जाता है, और करंट ईयर में जो इंडेक्स है वो 30% से डाउन हुआ, तो हमारा करंट ईयर का इंडेक्स कितना होगा 70, क्योंकि 100 का 30% लेस करोगे तो आंसर कितना आएगा 70, तो करेक्ट आंसर होगा सी। ये ओवरऑल 40 क्वेश्चन से रिलेटेड टू MTP स्टैटिस्टिक्स नवंबर 2021। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड MTP सीरीज़ के लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है, सो दैट आप वो प्लेलिस्ट रन करके सारी क्लासेस कवर कर पाओ। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अक्टूबर 2021 के MTP में। एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।